हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पाठशाला कैरियर में। और मैं अविनाश एक बार आपका पुनः स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। और आप जुड़ चुके हैं पाठशाला कैरियर में। और मैं आपको पता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों में मैं सामाजिक विज्ञान को कवर कर रहा हूं मेरे भाई। और आज का जो टॉपिक है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और भाग 2 पर हम लेकर चलेंगे मेरे भाई। भाग 1 में मैंने पढ़ाया था कि कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की भावनाएं जागृत हुई और कौन कौन सी ऐसी क्रांतियां रहीं जिनकी वजह से ये भावनाएं उठी। अगर मैं कहूं तो आज ये कक्षा 10 का उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा जो 2026 में फरवरी में आप देने जा रहे हैं और उसकी तैयारी के लिए हम आपसे के साथ में जुड़े हुए हैं मेरे भाई। तो क्लास को जरूर शेयर करिएगा अपने तमाम दोस्तों के पास ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें और अपनी पढ़ाई को विस्तृत तरीके से दे सकें अंजाम। ठीक है, तो मेरे भाई जो भी जितने भी बच्चे हैं आप एकदम सेशन पे रहिएगा मेरे भाई। ठीक है, पढ़ते रहिएगा और क्लास को कंटिन्यू तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, तो ध्यान आपको रखना है क्या है। तो चलते हैं, अब हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं मेरे भाई। और हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले आज हमारी बात होगी फ्रांस की क्रांति पर। और फ्रांस की क्रांति मेरे भाई कब हुई, क्यों हुई, कारण इसका क्या रहा, यूरोप में राष्ट्रवाद के जो प्रभाव हुए उसका अगर मैं कहूं तो वर्णन क्या क्या हो गए, मतलब क्या क्या चीजें रही और कहाँ कहाँ से। आज हम ये भी बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कितने आते हैं और कितने पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि जो फ्रांस की क्रांति हुई मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया था कि फ्रांस की क्रांति जो हुई वो 1789 में हुई मेरे भाई। और इसके क्या क्या कारण रहे। तो मेरे भाई पहला बात तो ध्यान रखना क्या है कि आप इतना याद रखना कि फ्रांस की क्रांति हुई कब। तो आपको इतना याद रखना है, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। कब हुई मेरे भाई, तो आपको ये चीजें ज्ञात होनी चाहिए मेरे भाई कि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई मेरे भाई। और फ्रांस की क्रांति होने के मेरे भाई क्या है कि बहुत सारे कारण हैं मेरे भाई। और यही कारणों को लेकर के आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। तो फ्रांस की क्रांति अगर पूछेगा मेरे भाई कि कब हुई, तो यह 1789 में हुई मेरे भाई। और क्यों हुई मेरे भाई, तो फ्रांस में असंतोष की भावनाएं जागृत हो गई थी जिनके कारण से मेरे भाई फ्रांस में क्या हुई, ये फ्रांसीसी क्रांति हुई है या फ्रांस की क्रांति हुई यूरोप में। ठीक है, अगर मेरे भाई मैं बात करूं कि यहाँ पर कारण की, तो आप कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति के मेरे भाई क्या थे, निम्नलिखित कारण है या प्रमुख कारण थे, जिनमें सबसे पहला कारण की अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक कारण था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति में अगर मैं बात करूं मेरे भाई तो सबसे पहला कारण किसको माना जाएगा, तो आप लोग कहेंगे सबसे पहला कारण जो है मेरे भाई वो कौन सा है, तो आप कहेंगे फ्रांस की क्रांति के मेरे भाई क्या है, राजनीतिक कारण। ठीक है, अब आप कहेंगे फ्रांस की क्रांति के मेरे भाई राजनीतिक कारण हैं, तो वो कौन कौन से हैं राजनीतिक कारण, जिसमें सबसे पहला है मेरे भाई निरंकुश शासन। अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई कि निरंकुश शासन है क्या या निरंकुश शासन पे क्या क्या चीजें थी, तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा मेरे भाई कि राजनीतिक कारण पे और राजनीतिक कारण पे बात करूंगा निरंकुश शासन की। ठीक है, तो सबसे पहली मैं बात करूंगा मेरे भाई किस पर, तो आप कहेंगे निरंकुश शासन। ठीक है, सबसे पहला मेरी बात होगी निरंकुश शासन पर मेरे भाई। और निरंकुश शासन क्या है मेरे भाई, क्या क्या बातें इस पर चली और कहां तक हुई। देखो मेरे भाई, फ्रांस का अगर मैं कहूं तो फ्रांस का जो शासक हुआ मेरे भाई, यहीं से जो फ्रांस का शासक है, जो फ्रांस का शासक जिसका नाम है मेरे भाई क्या, तो आप कहेंगे लुई 16वां। जो फ्रांस का शासक है मेरे भाई जिसका नाम है क्या, तो आप कहेंगे लुई 16वां। और फ्रांस का शासक है लुई 16वां मेरे भाई, वह एक प्रकार से कह सकते हैं लुई 16वां एक अत्याचारी, लुई 16वां एक क्या था मेरे भाई, तो आप कहेंगे अत्याचारी और निरंकुश शासक था। अत्याचारी तथा हम कह सकते हैं भाई कैसा शासक था, निरंकुश शासन था। निरंकुश शासक था, निरंकुश का मतलब जिसके ऊपर कोई अंकुश ना लगाया जा सके उसी को निरंकुश शासक कहते हैं या निरंकुश कहते हैं। तो एक प्रकार से निरंकुश शासक था और उसका जन कल्याण की ओर कोई ध्यान ही नहीं था, है ना। इसका कह सकते हैं भाई उसका जन कल्याण, उसका मेरे भाई जन कल्याण की ओर, जन कल्याण की ओर मेरे भाई ध्यान रखना कोई ध्यान नहीं था। जन कल्याण की ओर मेरे भाई कोई ध्यान नहीं था। जन कल्याण की ओर मेरे भाई इसका कोई ध्यान नहीं था। जनता उसके निरंकुश शासन से त्रस्त थी। जो जनता थी मेरे भाई
जो जनता उसके कह सकते हैं मेरे भाई क्या है, तो आप कहेंगे निरंकुश शासन से निरंकुश शासन से मेरे भाई क्या थी, तो आप कहेंगे निरंकुश शासन थे वो त्रस्त थी। ठीक है, जनता उसके निरंकुश शासन से त्रस्त थी और वह क्रांति के माध्यम से निरंकुश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो गई। ठीक है, तो इस फ्रांस की क्रांति के माध्यम से, तो आप कहेंगे क्या, क्रांति के माध्यम से क्रांति के माध्यम से इस निरंकुश इस निरंकुश शासन को मेरे भाई उखाड़ फेंकने के लिए उखाड़ फेंकने के लिए उखाड़ फेंकने के लिए उखाड़ फेंकने के लिए एक हो गई। ठीक है, एक हो गई। तो मेरे भाई पहला कारण आपको पता चल गया कि फ्रांस की क्रांति का पहला कारण क्या था, तो आप कहेंगे कि निरंकुश शासन, ये राजनीतिक कारण है, ध्यान रखना। अगर मैं कहूं कि फ्रांस की क्रांति ने जो जन्म लिया मेरे भाई, क्यों लिया, तो आप कहेंगे कि इसलिए जन्म लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो बातें होंगी कि फ्रांस की क्रांति के जन्म लेने की बात ये थी कि यूरोप में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो उसी समय ये क्या होता है कि फ्रांस में जो शासन कर रहा है लुई 16वां, और ये एक प्रकार से राजनीतिक कारण के अंतर्गत आता है। और राजनीतिक कारण ये था कि इसका शासन सत्ता ऐसा था कि इसके ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला था नहीं और सबके ऊपर यह एक प्रकार से कि ये अत्याचारी टाइप का और निरंकुश शासक के रूप में ये माना जाता है। और उसी समय मेरे भाई फ्रांस का शासक लुई 16वां, और लुई 16वां आता है, लोगों पर अत्याचार करता है। अब लोगों को उससे चाहिए छुटकारा, तो उन्होंने एक उपाय किया कि नहीं भाई कोई क्रांति किया जाए तभी हमें इससे क्या होगी, छुटकारा मिलेगी। देखिए, जब कोई भी शासन सत्ता में आपकी बातें नहीं सुनेगा या लोकतंत्र की बातें नहीं सुनेगा तो लोग जाहिर सी बात है क्रांति का रूप ले लेंगे। ठीक है, पहले आदमी क्या होता है, कोई बातों को प्रेम से बताता है, भाई ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, आप दिक्कतों को सॉल्व कर दीजिए। जैसे आपके, अगर मैं कहूँ आपको अभी किसी चीज की आवश्यकता है, अपने घर में बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो आप पहले अपने माता पिता से बहुत आसानी से कहेंगे कि माता जी या पिताजी जो है मुझे यही चीज चाहिए। अब पता चला आपके पिताजी ने 2 दिन 3 दिन टरका दिया कि नहीं भाई आज नहीं कल दिला दूंगा, कल नहीं परसों दिला दूंगा, ऐसे ऐसे करके 10 दिन बिता दिया। अब आपको आवश्यकता थी उसकी, जैसे आपको क्वेश्चन बैंक की आवश्यकता थी या किसी चीज की आवश्यकता थी, लेकिन आपके पिताजी ने या माताजी ने कहा कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे करके 10 दिन बिता दिया। अब आपकी परीक्षा की डेट आ गई तो आपको बहुत वहां पर कष्ट होगा और आप अब क्या करेंगे, जिद करने बैठ जाएंगे, मतलब एक प्रकार की क्रांति छेड़ देंगे कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा और जब तक मुझे ये बुक नहीं दिला दोगे। तो एक प्रकार से यही भावना क्या हुई कि फ्रांस की जनता में जागृत हुई कि मेरे भाई अगर लुई 16वां से छुटकारा चाहिए तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्रांतियां करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो एक तरीके से ये कहा गया मेरे भाई कि निरंकुश शासन जो था वो फ्रांस का जो शासक था लुई 16वां, उसका बहुत अत्याचारी था, जन कल्याण की उसके अंदर कोई भावना ही नहीं थी। इससे जनता बहुत त्रस्त थी और जनता इसे उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति छेड़ी जिसका नाम थी फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, तो ये पहला हुआ क्या, निरंकुश शासन। अब मेरे भाई इसमें अगर मैं दूसरी बात कहूं तो ये निरंकुश शासन आप लोगों ने देख लिया। अगर मैं दूसरी बात इसी में कहूं तो दूसरा जो इसमें निरंकुश शासन के बाद जो आता है मेरे भाई, तो जैसे मैंने कहा दूसरा जो कारण इसमें आता है मेरे भाई, वो आप कहेंगे दूसरा आता है मेरे भाई क्या, तो आप कहेंगे पृथक पृथक न्यायालय पृथक न्यायालय। ठीक है, तथा कानून, पृथक न्यायालय तथा कानून, ये मेरे भाई इसका दूसरा कारण था। राजनीतिक कारण में ही ये मेरे भाई कैसा, तो आप कहेंगे राजनीतिक कारण में दूसरा कारण था। अगर मैं कहूं मेरे भाई तो फ्रांस की जो मेरे भाई अगर कहा जाए कि फ्रांस के जो शासन प्रबंध प्रणाली थी या फ्रांस का अगर मैं कहूं तो शासन प्रबंध प्रणाली, फ्रांस का शासन या कह सकते हैं प्रशासन कह दीजिए, प्रशासन प्रबंध प्रणाली, प्रशासन प्रबंध प्रणाली, जो प्रबंध प्रणाली थी वो मेरे भाई एक तरीके से क्या थी, दोषपूर्ण थी। वो कैसी थी मेरे भाई, तो आप कहेंगे दोषपूर्ण थी। और कह सकते हैं यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर या कह सकते हैं वहां पर, वहां अगर मैं कहूँ मेरे भाई तो पृथक पृथक, वहां मेरे भाई क्या है, तो आप कहेंगे पृथक पृथक न्यायालय, पृथक पृथक मेरे भाई क्या, न्यायालय तथा
क्या है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कानून। न्यायालय तथा कानून थे, न्यायालय तथा कानून थे मेरे भाई, जिनसे अगर मैं कहूँ तो जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के लिए समानता, जनता के लिए मेरे भाई समानता, स्वतंत्रता, जनता के लिए मेरे भाई क्या, समानता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है, और स्वतंत्रता के साथ साथ मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, या कह सकते हैं मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों की कोई व्यवस्था, कोई व्यवस्था, व्यवस्था नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण से जनता में असंतोष फैल गया, और यह भी कारण रहा कि फ्रांस की क्रांति का। ठीक है, तो मेरे भाई पृथक न्यायालय तथा कानून, मतलब मेरे भाई ध्यान रखना, यहाँ पर हर एक फ्रांस के लिए, फ्रांस में जितने भी अगर मैं कहूँ उस समय डोमिनियन थे, या मैं कह दूं फ्रांस में जितने उस समय प्रांत थे, सबके लिए अलग अलग क्या थे, न्यायालय थे, सबके लिए अलग अलग मेरे भाई कानून व्यवस्था थी, जिस वजह से मेरे भाई लोगों में एक प्रकार से जनता में असंतोष फैला, और यह भी एक कारण रहा फ्रांस की क्रांति का। तो यह भी एक कारण रहा मेरे भाई फ्रांस की क्रांति का फैलने का। ठीक है, अब अगली बात है मेरे भाई, जो अगला कारण इसमें रहा मेरे भाई, ध्यान रखना, जो अगला कारण रहा, आप कह सकते हैं इसमें मेरे भाई अगला कारण, तो मेरे भाई निरंकुश शासन व्यवस्था थी। राजनीतिक कारण में कौन सी, निरंकुश शासन व्यवस्था थी। दूसरा पृथक न्यायालय था। तीसरा मैं कह सकता हूँ मेरे भाई सैनिक असंतोष थे। तीसरा मैं कह सकता हूँ भाई क्या से, सैनिक असंतोष थे। तो सैनिक असंतोष की भावना भी थी मेरे भाई, ध्यान रखना क्या थी, तो सैनिक असंतोष, सैनिक असंतोष। अब आप कहेंगे मेरे भाई सैनिक असंतोष की व्यवस्था थी। अब आप कहेंगे सैनिक असंतोष, सैनिक क्यों असंतोष हुए, रुष्ट क्यों हुए मेरे भाई, तो अगर मैं कहूं तो फ्रांस में, अगर मैं कहूं मेरे भाई तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि फ्रांस में, मेरे भाई ध्यान रखना क्या, फ्रांस में, ठीक है, हाँ, देखते हैं मेरे भाई क्या हुआ कि सैनिक असंतोष के कारण भी मेरे भाई फ्रांस में ये चीजें हुई मेरे भाई। कैसा हुआ कि अगर मैं कहूं तो फ्रांस में जितने भी उस समय सैनिक थे मेरे भाई, फ्रांस में उस समय क्या थे मेरे भाई, तो आप कहेंगे सैनिकों की जो दशा थी वो अत्यंत ही शोचनीय थी। क्यों शोचनीय थी, अगर मैं आपसे कहूं मेरे भाई लगातार युद्ध हो रहे थे, सोचनीय थी। उस समय फ्रांस में जितने भी सैनिक थे सबकी दशा क्या थी मेरे भाई, सोचनीय थी। युद्ध में लगातार रहने के कारण रक्तपाल से ऊब चुके थे मेरे भाई। मतलब अगर मैं कहूं तो फ्रांस में उस समय लगातार युद्ध हो रहे थे। फ्रांस में मेरे भाई अगर मैं कहूं तो क्या, आप कहेंगे लगातार उस समय युद्ध हो रहे थे, और युद्ध होते होते मतलब इतने सैनिक बेचारे मारे जा रहे थे, और यही सारी दीन दशा देख करके सैनिकों में भी असंतोष हो गया, और जब असंतोष फैल गया तो यह भी एक फ्रांस की क्रांति को जन्म देने के लिए काफी था, और यहाँ से सैनिक भी असंतोष हो गए। कहते हैं कि जब वास्तविकता में कोई किसी से रूठता है तो उसके बहुत सारे कारण हो जाते हैं, और ऐसे ही कारण हो गए मेरे भाई क्या, कि फ्रांस में क्रांति को जन्म दे दिया। ठीक है, आगे मेरे भाई अगर मैं कहूं अगला जो कारण है मेरे दोस्त, अगला कारण देखिए, आपने तीन कारण देखा राजनीतिक कारण में, मैं फिर कहूं मेरे भाई अगला जो कारण है वो है सामाजिक कारण। कौन सा है मेरे भाई, तो सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में मेरे भाई दो कारण आते हैं, एक होता है वर्ग भेद, दूसरा होता है मेरे भाई शोषण। देखिए सामाजिक कारण में भी देखिए मेरे भाई वर्ग भेद, जैसे अगर मैं कहूं तो फ्रांस में उस समय लोगों में विभेद कर दिया गया, लोगों में एक उच्च वर्ग बना दिए गए, निम्न वर्ग बना दिए गए, मध्यम वर्ग बना दिए गए। तो लोगों में यह भी एक असंतोष की भावना व्याप्त हुई, और इससे भी फ्रांस की क्रांति हुई 1789 की मेरे भाई। वहां पर शोषण होने लगा मेरे भाई, लोगों का जब शोषण होने लगा तो यह भी एक तरीके से क्या हुआ, असंतोष की भावना फैली, और इसका भी कारण रहा। जैसे वर्ग भेद की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं सामाजिक कारण में करूंगा मेरे भाई, सामाजिक कारण में अगर मैं करूंगा, देखिएगा मेरे भाई क्या कहूंगा, सामाजिक कारण। तो अब हम पढ़ रहे हैं मेरे भाई क्या, तो आप कहेंगे सामाजिक कारण। कौन सा, तो आप कहेंगे सामाजिक कारण। ठीक है, अब हम सामाजिक कारण में मेरे भाई क्या पढ़ेंगे,
तो आप कहेंगे वर्ग भेद। सामाजिक कारण में हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई क्या? वर्ग भेद। सामाजिक कारण में हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? वर्ग भेद। अब वर्ग भेद की मैं बात करूं सामाजिक कारण में मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा कि वर्ग भेद में कौन कौन सी चीजें बटी थी। तो सबसे पहला हमारे भाई वर्ग भेद। और सामाजिक कारण में वर्ग भेद में अगर हम कहें तो जो फ्रांस का समाज था मेरे भाई, वो यहीं पर अनेक वर्गों में बट गया। मेरे भाई फ्रांस का जो सामाजिक वर्ग था वो अनेक वर्गों में बट गया। अनेक वर्गों में मेरे भाई क्या हो गया? तो आप कहेंगे अनेक वर्गों में मेरे भाई बट गया। ठीक है, अब वो अनेक वर्गों में मेरे भाई बटा। और इसमें बटे तो कौन कौन से वर्ग हुए मेरे भाई? कौन कौन से वर्गों में बटा मेरे भाई? सबसे पहला वर्ग यहाँ पर बना मेरे भाई, अगर कहा जाए तो कुलीन वर्ग। कौन वर्ग आया मेरे भाई? तो कहेंगे कुलीन वर्ग आया। ठीक है, और कुलीन वर्ग, और फिर दूसरा वर्ग आया मेरे भाई कौन सा? तो आप कहेंगे कृषक। दूसरा वर्ग आया मेरे भाई कृषक। और अगर मैं कहूं तो इसी में कृषक आया मेरे भाई। कृषक के बाद मेरे भाई तीसरा वर्ग आया मेरे भाई क्या? श्रमिक। क्या आया मेरे भाई? श्रमिक। ठीक है, अगर मैं कहूं मेरे भाई तो ये तीन वर्गों में बटे मेरे भाई। जो कुलीन वर्ग था मेरे दोस्त, जो कुलीन वर्ग था, सबसे ज्यादा मजे में यही वर्ग था। कौन? जो कुलीन वर्ग। अगर मैं कहूं मेरे भाई तो वैभवपूर्ण, क्या है मेरे भाई? अगर मैं कहूं तो वैभवपूर्ण जीवन यही कुलीन वर्ग जी रहे थे। कृषक और मेरे भाई, अगर मैं कहूं तो कृषक और श्रमिक, इन दोनों की मेरे भाई ध्यान रखना, इन दोनों का जीवन एकदम दयनीय था। इन दोनों का जीवन कैसा था मेरे भाई? दयनीय था। और यही सब चीजों को देख करके लोगों के मन में मेरे भाई असंतोष की भावना फैली। लोगों के मन में मेरे भाई क्या फैली? असंतोष की भावना फैली। और जिसके वजह से यह भी वर्ग भेद का एक सामाजिक कारण रहा फ्रांस की क्रांति में। ठीक है, इतना ही लिख करके आना है बोर्ड में, नहीं तो वहां तुम देश की कहानी लिख दो, जो मेन है उसको लिखो ही नहीं। यही जितना मैं कारण बता रहा हूँ, इतना कारण तुमने लिख दिया, किसी माई के लाल में इतनी ताकत नहीं होगी, किसी के कलम में इतनी ताकत नहीं होगी कि आपका नंबर काट देगा। ये गारंटी है, ये पाठशाला कैरियर की गारंटी है, ये मेरी गारंटी है मेरे भाई कि आपको इसमें आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। ये बोर्ड परीक्षा में अगर आपने इतना ही लिख दिया मेरे भाई तो नंबर नहीं काटा जाएगा, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ज्यादा नहीं लिखना है। बहुत लोगों को देखते ना कि कहते हैं अरे भाई सामाजिक विज्ञान है, चलो जो मन करेगा वही लिख देंगे। अरे ऐसे कैसे जो मन करेगा वही लिख दोगे? फ्रांस की क्रांति पूछा है तो फ्रांस की क्रांति के कारण ही लिखने हैं तुम्हें, है ना? वहां नानी मौसी की कहानी लिखने से काम नहीं चलेगा, है ना? इतना ध्यान रखना मेरे भाई। सामाजिक कारण में वर्ग भेद हो गया। सामाजिक कारण में मेरे भाई वर्ग भेद के बाद अगर मैं कहूं अगला जो कारण आता है मेरे दोस्त, सामाजिक कारण में वर्ग भेद पहला हो गया। और फिर दूसरा अगर मैं कहूं, जो दूसरा कारण आता है मेरे भाई, दूसरा कारण इसके वर्ग भेद के बाद मेरे भाई आता है शोषण। वर्ग भेद के बाद क्या आता है मेरे भाई? तो आप कहेंगे वर्ग भेद के बाद आता है शोषण। अगर मैं कहूं तो मेरे भाई इस यहाँ पर शोषण हो रहा था मेरे भाई। अब शोषण कौन करेगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि जो कुलीन तथा कुलीन तथा अगर मैं कहूं मेरे भाई मध्यम वर्ग, कुलीन तथा मेरे भाई मध्यम वर्ग निम्न वर्ग का शोषण कर रहा था। निम्न वर्ग का, निम्न वर्ग का मेरे भाई क्या कर रहा था? तो आप कहेंगे निम्न वर्ग का शोषण कर रहा था। शोषण कर रहा था, ठीक है, शोषण कर रहा था। योग्य होते हुए क्या है मेरे भाई? आप कहेंगे, अगर ध्यान दीजिए तो आप कहेंगे योग्य होते हुए भी, योग्य होते हुए भी यह निम्न वर्गीय लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। निम्न वर्गीय, निम्न वर्गीय लोगों को उच्च पदों पर, उच्च पदों पर क्या है मेरे भाई? उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था ना। उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था, नहीं किया जाता था। ठीक है, नहीं किया जाता था। ठीक है, तो यह भी एक कारण था कि जो बड़े बड़े लोग थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, वो निम्न वर्गों का क्या कर रहे थे भाई? शोषण कर रहे थे। इसी कारण से जो निम्न वर्गीय लोग थे, यो योग्य होते हुए वे बेचारे उच्च पदों पर नहीं जा सकते थे। तो यह भी एक शोषण भी कारण रहा जो फ्रांस की क्रांति का जन्म लिया, जो फ्रांस में क्रांति का मैं कह सकता हूं जन्म लिया। ठीक है, तो इस बारे में यह भी ध्यान में आपको रखना है मेरे भाई। अगर मैं कहूं अगला जो सेशन आपका आता है मेरे भाई, तो अगला जो कारण रहा मेरे भाई, और क्या कारण रहे? हाँ,
अगला मेरे भाई क्या रहा, तो आप कहेंगे आर्थिक कारण रहा। मेरे भाई आर्थिक कारण क्या रहा, धन का दुरुपयोग करना। आर्थिक कारण में क्या रहा मेरे भाई, आप कहेंगे धन का दुरुपयोग करना। धन का दुरुपयोग मतलब धन का दुरुपयोग कैसे हो रहा था मेरे भाई, जो लुई 16वां था वो हमेशा, जो फ्रांस का राजा मेरे भाई कह सकते हैं, फ्रांस का राजा लुई 16वां, ये हमेशा ये बिलासी जीवन जिया करता था। कैसा मेरे भाई, तो आप कहेंगे ये बिलासी पूर्ण जीवन जिया करता था। बिलासी पूर्ण, हमेशा ये मदिरा पी करके और उसके बाद डांस गाना यही सब इसका चलता रहता था। मतलब पूरी राजसी जीवन जिया करता था पूरा। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि युवाओं के बारे में या फिर वहां की जनता के बारे में, वहां के लोगों के बारे में कुछ सोचता ही नहीं था। तो धन का ये दुरुपयोग कर रहा था और इससे जो वहां की जनता थी ये भी काफी क्या थी, नाराज थी मेरे भाई। फिर मेरे भाई क्या थी, आर्थिक शोषण। अगला कारण क्या है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे अगला कारण जो है वो क्या था, आर्थिक शोषण। फ्रांस में जनता का आर्थिक शोषण हो रहा था और सामान्य करों के भार से दब चुकी थी। मतलब यहां पर अगर मैं कहूं आर्थिक, तो यहां पर उसने टैक्स लगा दिए थे। उसने क्या थे कि लुई 16वां ने टैक्स लगा दिया, जो वहां की राजा थे वो टैक्स लगा दिए, और जिसकी वजह से मेरे भाई जो जनता थी वो टैक्स पे टैक्स भरती जा रही थी, जिसकी वजह से जनता एकदम से निम्न होती चली गई और यह भी एक आर्थिक शोषण होने लगा। तो इससे भी वहां पर शिल्पकारी की बेरोजगारी, जितने लोग शिल्पकारी सीखे थे मेरे भाई, शिल्पकार लोग थे, जो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में मशीनों का प्रयोग मेरे भाई बढ़ गया। जब ये क्या हुआ कि फ्रांस की क्रांति हुई मेरे भाई, या औद्योगिक क्रांति हुई। कौन सी क्रांति, तो ध्यान देना मेरे भाई, एक हुई थी औद्योगिक क्रांति। कौन सी मेरे भाई, औद्योगिक क्रांति जो हुई थी, औद्योगिक क्रांति मेरे भाई, औद्योगिक क्रांति हो गई। और औद्योगिक क्रांति से मेरे भाई मशीन बढ़ गए, या मशीनों का काम बढ़ गया। मशीनों का जो काम था मेरे भाई वो बढ़ गया, और इनका काम मेरे भाई क्या हो गया, शिल्पकारों का काम खत्म हो गया और बेरोजगारी का एक आलम आ गया। तो जिसकी वजह से मेरे भाई आप कह सकते हैं क्या, कि शिल्पकारों की बेरोजगारी यह भी एक आर्थिक कारण रहा फ्रांस की क्रांति में। तो ध्यान रखिएगा, जैसे अभी हम आपसे कह दें मेरे भाई, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अभी जैसे जैसे आप देखिए कि हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे चल रहे हैं ना। अभी देखिए अब आप लोग हमें मोबाइल से ही पढ़ ले रहे हैं, पहले आपको माया बाजार क्षेत्र में आना पड़ता, हमसे कोचिंग करना पड़ता, लेकिन अब आप लोग घर पे बैठ करके अपने मोबाइल में आपने डाला क्या, आप पाठशाला कैरियर के तमाम टीचरों का नाम आपने देखा। अब उसमें से साइंस पढ़ना है तो आपने उमेश सर को सर्च कर लिया, आपको मैथ पढ़ना है आपने जय सर को सर्च कर लिया, आपको हिंदी पढ़नी है तो आपने जेपी सर को सर्च कर लिया, एसएसटी पढ़नी है तो आपने अविनाश सर को सर्च कर लिया, और आपको इंग्लिश पढ़नी है तो आपने लक्ष्मी मैम को सर्च कर लिया। तो आप अपने घर बैठे इस चीजों को पढ़ पा रहे हैं। तो यही मेरे भाई क्या है, मशीनीकरण है, यही औद्योगिक क्रांति होती है, यही टेक्नोलॉजी है। मतलब आप घर पे ही बैठकर सारी चीजों को कर ले रहे हैं। तो एक तो कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी बढ़ी मेरे भाई ना। अब जिसके पास इतना इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा कि मेरे भाई, उसके पास बोर्ड नहीं होगा, कैमरा नहीं होगा, तो वो कैसे इस बात को पढ़ा पाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तो बेरोजगारी की, जो बच्चे अब तक आकर के एक बोर्ड और एक मार्कर से पढ़ लेते थे, अब उनके लिए एक तरीके से ये बढ़ गया खर्चा। तो मेरे बात ध्यान रखना, ऐसे शिल्पकारों की बेरोजगारी आई तो यह भी फ्रांस की क्रांति में क्या हुई मेरे भाई, भाग लिया। मेरे भाई अगला और लास्ट कारण है दार्शनिकों का योगदान। मेरे भाई फ्रांस की क्रांति में अगर मैं कहूं, दार्शनिकों और विचारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे मेरे भाई एक दार्शनिक थे जिनका नाम था वाल्टेयर। क्या नाम था मेरे भाई, जिनका नाम था वाल्टेयर। ये अगर मैं कहूं तो वाल्टेयर, जिनको मैं भाई रूसो, क्या है, रूसो तथा मॉन्टेस्क्यू के दार्शनिक विचारों को प्रभावित होकर के इन्होंने परंपराओं को तोड़ा, और कह सकते हैं वहां की जनता एकजुट होकर क्रांति को, महत्वपूर्ण क्रांति की ओर उन्मुख किया गया। मेरे भाई दार्शनिक और अगर कहते हैं ना लेखक और दार्शनिक भारत में अधिक से अधिक आ जाए मेरे भाई, तो इनकी अलग ही दशा हो जाएगी, इनकी अलग ही प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये लोग भी, इसका कारण ये भी रहा मेरे भाई क्या है, तो इनका ये भी कारण रहा कि दार्शनिकों का भी कारण रहा फ्रांस की क्रांति में। तो ये आपकी मेरे भाई फ्रांस की क्रांति खत्म हो गई। अब फ्रांस की क्रांति से जहां क्वेश्चन आएगा, अगर पूछेगा फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789 में हुई मेरे भाई, कारण उसके क्या रहे फ्रांस की क्रांति के, तो तमाम ये कारण आप बता सकते हैं मेरे भाई। और इसी में मेरे भाई सूखा भी पड़ जाता है, तो आप देखेंगे तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का भी एक कारण रहा। मैंने बहुत बढ़िया टॉपिक आपको पहला पढ़ा दिया, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये वीडियो फर्स्ट में आपको मिलेगा। दूसरे वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय भाग 2 अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको फ्रांस की क्रांति कब हुआ और फ्रांस की क्रांति
इसके कारण क्या है इसके बारे में मिल जाएगा, और इसी में इसके प्रभाव में मिल जाएगा मेरे भाई। इसका प्रभाव ये हुआ मेरे भाई कि यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लगा। और यही नहीं मेरे भाई, अब इसी में आप नेपोलियन को देखेंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा मेरे भाई वो क्या होगा, जर्मनी का एकीकरण, रूस का एकीकरण और नेपोलियन का वर्चस्व। तो कल एक अंतिम भाग होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का मेरे भाई। इस 3 भाग में आपका जो भी इंपॉर्टेंट है, मेन पॉइंट है, उसको मैंने कवर अप कर दिया मेरे भाई। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आशा करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही हमें प्यार दें, दुलार दें, और आपका अपना भाई, अपना दोस्त हमेशा आपके साथ खड़ा है। थैंक यू सो मच।